वेलकम टू स्टारलिंग एजुहब। यहाँ हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सीरीज 5 इयर्स प्लान। नमस्ते। सो 5 इयर्स प्लान से पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। हुआ क्या था, आपको भी पता है कि जब एक कंट्री को रन करना है तो हमें एक प्लान चाहिए, और हर एक फील्ड में प्लान चाहिए, चाहे आपका सोशल हो, कल्चरल हो, एवरीथिंग। तो वैसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री प्रोग्रेस कर रही है अपने इंडिपेंडेंस के बाद, अपने राइट्स को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। बट अब इंडिया को भी इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एस डी डिकिंसन, इकोनॉमिक प्लानिंग को इन्होंने अपने भाषा में समझाया है: द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, what and how much is to be produced and to whom it is to be produced by the cautious decision of a determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole। बहुत ही सिंपल है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे उसे सेल करना है। ये सारे जो हम डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी करते हैं ना, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। और ये जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का, कि उस जोन में क्या डिमांड है, क्या हमें सप्लाई करना है, कैसे करना है। ये सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं ना, यही मेजर इकोनॉमिक डिसीजन को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है ये। आप देख सकते हो, एन इकोनॉमिक प्लान इज सिंपली अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ अ स्टेटेड स्ट्रैटेजी। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम में वो टारगेट अचीव होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक प्लान। इकोनॉमिक प्लान्स में भी आइदर कॉम्प्रिहेंसिव या पार्शियल, ऐसे दो टाइप के इकोनॉमिक प्लान हो सकते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा वो सेट करेगा टारगेट टू कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन जो पार्शियल होगा ना, एक पर्टिकुलर टारगेट्स को ही फोकस करेगा, लाइक सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ पब्लिक सेक्टर। तो पार्शियल वाला जो इकोनॉमिक प्लान होता है ना, वो एक ही जगह पे फोकस रहता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो होता है वो ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को क्या करता है, कवर अप करने की कोशिश करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो आपको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंडिकेट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये लाए थे एम विश्वेश्वरैया। बहुत बड़े इंजीनियर थे, अ नोटेड इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन इन 1934 थ्रू हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, नाम भी याद रखना है, बुक भी याद रखना है। In 1938, National Planning Commission was set up under the chairmanship of Jawaharlal Nehru by the Indian National Congress। ये भी याद रखना है, सब प्लानिंग के बारे में। सब लोग ने अपना अलग अलग टाइम में अपनी एक कमीशन बिठाई थी या फिर अपना एक राय दिया था, तो इसको लेकर ये मेजर टाइमलाइन है, ठीक है। Its recommendation could not be implemented because the beginning of the World War II and the changes in Indian political situation इसलिए इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। It stated that the objective of planning was to ensure an adequate standard of living for the masses. It emphasized heavy industries and land reforms। देखिए, नेहरू जी का कंसेप्ट इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहता था, ठीक है, लेकिन ये चीजें फिलहाल एक्सेप्ट नहीं हो पाई। रीजन क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइमलाइन और इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी चेंज हो रहा था, क्योंकि 1938 1939 के टाइमलाइन में एक हिस्ट्री में है कि त्रिपुरा एंड हरिपुरी कांग्रेस सेशन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का टाइमलाइन चल रहा था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्विट भी कर दिए थे, तो उस टाइम 6 साल के लिए तो कोई लीडर बना नहीं था, और सब वर्ल्ड वॉर 2 में ही एंगेज थे। तो उसके वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी सही नहीं था, और वर्ल्ड वॉर के टाइमलाइन तो आपको पता है कि कितने ट्रबल एंड इनसिक्योरिटी फेस होती है, जिसको फाइट करना होता है। So in 1944, Bombay Plan was presented by 8 leading industrialists of Bombay, including J.R.D. Tata, G.D. Birla and others. ठीक है। And 1944, Gandhian Plan was given by Shriman Narayan Agarwal. It emphasized decentralization, agriculture development, cottage industries. आप दिमाग लगा सकते हैं ना, गांधीन प्लान कुछ ऐसा ही होगा। बॉम्बे प्लान बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के टाइप के ही होंगे। 1945 में पीपल्स प्लान लाए थे एम एन रॉय, जनता का प्लान था भाई, उनके हिसाब से चलेगा। और 1950 में सर्वोदया प्लान लाया जेपी नारायण ने। तो देखिए कितनी बार ये प्लान आ चुका था,
पर फाइनली आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूशन इसके 1950 के बाद आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है, और उसको बनाएंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनना शुरू हो गया। ड्यूरेशन 5 ईयर्स का 1951 से 1956। और इनके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्यों ये लीडर थे? आइडिया तो बहुत सारे लोगों का था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का लीडर बनेगा हमेशा प्राइम मिनिस्टर, और नेहरू जी उस टाइम क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इट वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो ऑलरेडी एक मॉडल से ये क्या था? इंस्पायर्ड था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया था। हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, क्योंकि उस टाइम इंडिया बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर चुका था और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई था। तो हम चाहते थे कि पहले हमारी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, तो हम आगे भी एक्टिविटी पे फोकस कर सकते हैं। देखिए प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते थे। तो एग्रीकल्चर क्या था इस वक्त? कोर सब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे अगले 5 इयर्स के टाइमलाइन में कोर सब्जेक्ट बदल जाएगा। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे हर एक टारगेट को अचीव कर लेंगे। साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1952, और इस टाइमलाइन में फोकस किया था 3 मेन प्रॉब्लम को, कि इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज भी बहुत ज्यादा था। आपको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का टाइमलाइन कैसा चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान से इंडिया भी आ रहे थे, इंडियन पाकिस्तान भी जा रहे थे, वो सारी चीजों को भी सॉल्व करना था। फूड शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा था, इसे भी सॉल्व करना था। इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान काफी फोकस था। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एम्फोसाइज किया था एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट पे भी। और उस टाइम इकोनॉमिक्स कौन थे? के एन राज, ये आर्किटेक्ट थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ ड्रामेटिकली, और ध्यान से देखिएगा कि बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट मिले हमें। टारगेट 2.1 था, अचीवमेंट 3.6। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs were set up in the countries। तो एक अच्छा टाइमलाइन शुरू हो चुका था इंडिया का। सेकेंड 5 इयर्स प्लान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन 56 से 1961। अगेन सेम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। नेहरू जी 13 साल प्राइम मिनिस्टरशिप पे थे, अभी तक के वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे जो लॉन्ग टेन्योर को हैंडल किए हैं। सो ये जो सेकेंड 5 इयर्स प्लान था ये किससे इंस्पायर्ड थे? पीसी महालनोबिस, उनके मॉडल से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो यहाँ जो फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज को, ये कोर सब्जेक्ट बन चुका था। सो बेस्ड ऑन 1928 सोवियत मॉडल ऑफ फेरमेंट, rapid industrialization was the subject, particularly basic and heavy industries such as iron and steel, heavy chemicals like nitrogenous fertilizers, heavy engineering and machine building industries. In fact, to promote socialistic pattern of society, as envisaged at Awadhi Summit of Indian National Congress 1955, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार बात की गई थी सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे होनी चाहिए सोसाइटी की, तो उसको प्रमोट करने की भी बात की गई थी। एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट्स विच लेड टू एम्प्टिंग ऑफ फंड्स, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया था। फाइनली हमारे फंड्स बहुत ही खाली हो गए थे और फॉरेन लोन्स बहुत ज्यादा हो चुका था, तो थोड़ा सा डाउन टाइमलाइन था, फिर भी ग्रोथ रेट अच्छी थी। सो इट्स मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट सेटअप हो चुके थे इंडिया में, लेकिन अकेले नहीं कर पाए हम। यूके की मदद से दुर्गापुर में, यूएसएसआर की मदद से भिलई में, जर्मनी की मदद से राउरकेला में, और साथ में एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी सेटअप किया गया था, ठीक है। सो दिस प्लान लैग्स बिहाइंड, और आप देख सकते हो टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% था, अचीव कितना क्या? 4.27%। However, this plan was criticized by many experts, and as a result, India faced a payment crisis in year 1957। तो हमें थोड़ा सा इश्यू भी हो गया था पेमेंट को लेकर। Third 5 year plan, it was made for the duration of 1961 to 66 under leadership of Nehru ji. So this plan is also called Gargi योजना, लेकिन देखिए नेहरू जी पूरे टाइमलाइन में नहीं थे क्योंकि यहाँ इनकी डेथ भी होगी, ठीक है। आफ्टर द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉक्टर Gargi, the main target of this plan was to make the economy independent. The stress was laid on agriculture and improvement of production of wheat and development of basic industries. देखिए फर्स्ट प्लान क्या था? एग्रीकल्चर फोकस, सेकेंड इंडस्ट्री पे, थर्ड एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज, दोनों को कवर किया गया था साथ में। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे इंडिया में, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फर्स्ट प्रॉब्लम था सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया,
और हो गया वहाँ इंडो चाइना वॉर 1962। सबसे बड़ा झटका इंडिया को लगा था। दोस्ती का सिग्नेचर करने के बाद तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जहाँ म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की जाती है, ठीक है, और वहाँ अटैक हो जा रहा है। इंडो पाकिस्तानी वॉर भी हो गया क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को 1965, और 1964 में नेहरू जी की डेथ भी हो चुकी थी, और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री। और यही इंडो पाक वॉर के टाइमलाइन में 1965 जब टास्केंट एग्रीमेंट करते हैं तो एक मिस्टीरियस डेथ भी है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो हमारा पॉलिटिकली टाइमलाइन भी खराब चल रहा था, इकोनॉमिक टाइमलाइन भी खराब चल रहा था। तो आप देख सकते हो इंडिया कितना स्ट्रेस टाइमलाइन में था। These wars exposed a weakness in our economy and shifted the focus to the defense industry, Indian Army and stabilization of the price। तो देखिए सारा हमें फोकस डिफेंस में करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया काफी वीक हो चुका था। इंडिया विटनेस इन्फ्लेशन, होगा ही ना। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इस टाइम का गोल था। द प्लान वॉज फ्लॉप ड्यू टू वॉर्स एंड ड्रॉट। द टारगेट ग्रोथ वॉज 5.6 पर हम कितना अचीव किए 2.4। तो देखिए वॉर भी था, ड्रॉट भी था, तो बहुत ही बुरा टाइमलाइन चल रहा था थर्ड 5 ईयर प्लान। सो टाइमलाइन में शुरू हो जाता है प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1966 से 69 कोई प्लान नहीं बनेगा, और वो पहले के प्लान के थीम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रीजन आपको पता है कि इंडो पाक वॉर हो गया था और सीनो इंडियन वॉर हो गया था, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। During this plan, annual plans were made and equal priority was given to agriculture, its allied sector and industry। उसी प्लान को क्या किया गया, कैरी फॉरवर्ड। In a bid to increase the exporting country, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ा डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके। यहाँ शुरू हो जाता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइमलाइन में नया प्राइम मिनिस्टर कौन आता है, इंदिरा गांधी। तो टाइमलाइन हम देख सकते हैं 1969 से 1974। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्लान आता है, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो देखिए ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ जो फोकस किया गया था ना, फोकस था फूड सिक्योरिटी और अडॉप्शन ऑफ इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन पॉलिसी की, कितना कम हम इंपोर्ट कर सके, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत हो रहा था, और एक्सपोर्ट का प्रमोशन का पॉलिसी था, ठीक है, जिससे इंडस्ट्रियल बेस को क्या किया जा सकता है, वाइडन। ड्यूरिंग दिस टाइम 14 major Indian banks were nationalized and green revolution was started. इंडो पाकिस्तानी वॉर भी हो चुका था इन 1971, जब इंडिया एंड बांग्लादेश क्या हुआ, सेपरेट, एंड बांग्लादेश फाइनली लिबरेट हो जाता है लिबरेशन वॉर के थ्रू एंड टुक अ प्लेस। These plans were and could achieve a growth rate of 3.3% only against a target of 5.6। तो आप देख सकते हो कि हम कम अचीव कर पाए। और इसी दौरान आप आगे देख सकते हैं इंदिरा गांधी की टाइमलाइन में आगे जाके शुरू हो जाएगा इमरजेंसी, जब नेक्स्ट टाइमलाइन शुरू होगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइमलाइन आप देख सकते हो 1974 से 1978। ओरिजिनल अप्रोच या प्लान का किसने दिया था, सी सुब्रमण्यम। फाइनल ड्राफ्ट किसने दिया, डीपी धार ने। देखिए इस प्लान का मेन फोकस था गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और साथ में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, जस्टिस प्रॉपर होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे फोकस था, और डिफेंस पे भी फोकस था। क्योंकि इसके प्रीवियस प्लान में आपने देखा कि कैसे डिफेंस हमने फोकस नहीं किया, इसकी वजह से इंडिया 2 वॉर सडनली फेस की। इसी टाइमलाइन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को भी अमेंड किया गया था 1975। इंदिरा गांधी के टाइमलाइन में 20 पॉइंट प्रोग्राम्स को भी लॉन्च कर दिया गया था 1975। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी आ गया था, और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें, यह प्लान बहुत ही सक्सेसफुल था। ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी थी 4.8% अगेंस्ट टारगेट 4.4%। लेकिन ये प्लान को टर्मिनेट करना पड़ा इन 1978, और क्योंकि 1977 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था और इंदिरा की सरकार गिर गई थी, और नई सरकार आई थी मोरारजी देसाई की। लेकिन ये ज्यादा वर्क नहीं कर पाई, इसलिए लोगों ने वापस इंदिरा का डिमांड किया, इंदिरा लाओ देश बचाओ, ये नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर आता है रोलिंग प्लान, क्योंकि इमरजेंसी का टाइमलाइन था 1978 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1980।
सो इस टाइमलाइन में आप देख सकते हो कि आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द 5th 5-year प्लान, रोलिंग प्लान केम इनटू इफेक्ट इन 1978 to 1980. गुरनार मिडाल मॉडल से ये इंस्पायर था. सो ब्रॉट अप बाय द जनता पार्टी, और वो कौन थे लीडर? मोरारजी देसाई, 1978. सो इन 1980 कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया था रोलिंग प्लान एंड न्यू 6th 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि फिर से किसकी सरकार आ गई थी? इंदिरा की. So 3 plans were introduced on the rolling plan. और पहला क्या था? For the budget of the present year. और दूसरा, this plan was for a fixed number of years, 3, 4 or 5. And third, prospective plan for long term, 10, 15 or 20 years तक work करेंगे. So the plan has several advantages, as the targets could be amended and projects allocations etc. were variable to the country's economy. This means that if the targets can be amended each year, it would be difficult to achieve the targets and will result in destabilization in the Indian economy. फिर आता है हमारा 6th 5-year प्लान. 6th 5-year प्लान का ड्यूरेशन देख सकते हो 1980 से 1985 अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. The basic objective of this plan was economic liberalization by eradicating poverty and achieving technological self-reliance. देखिए, पॉवर्टी को लेकर इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा वर्क किया था. लिटरली पॉवर्टी बहुत लेवल पे डाउन हुआ था, और साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होना शुरू हो गया था. सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी पे भी फोकस किया गया था. तो ये जो 6th 5-year प्लान थे, जिसमें इंदिरा गांधी की री एंट्री होती है, बाद में तो आपको पता है 1984 में उनकी डेथ होती है थ्रू शूट. सो इस टाइमलाइन में आप देख सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल पे फोकस किया गया था इन फॉर्मुलेटिंग स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एट लोकल लेवल. साथ में ये जो 6th 5-year प्लान था, इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल. और इसका ग्रोथ टारगेट आप देख सकते हो 5.2 था, और अचीवमेंट देखिए 5.7. कितना अच्छा अचीवमेंट चल रहा था. तो बहुत ही अच्छे से अब हमारे टाइमलाइन शुरू हो चुके थे. So 7th 5-year plan, it was duration from 1985 to 1990. और उस टाइम लीडरशिप किसकी थी? राजीव गांधी जी का. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. ऑफ कोर्स इंदिरा का ही थोड़ा सा आइडिया को आगे लिया जाएगा. साथ में अपॉर्चुनिटीज लाई गई थी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये भी एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किए. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर. और इस टाइम टारगेट देख सकते हो 5% था, बट अचीवमेंट देखिए कितना अच्छा था, 6.1%. और जैसे ही 7th 5-year प्लान खत्म होता है, हमें एनुअल प्लान लाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह डाउन हो चुकी थी. तो 8th 5-year प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू दी वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर. 2 एनुअल प्रोग्राम बनाना पड़ा इनको, एक एक साल का, 1990 से 91 एंड 1991 से 92 का. सो 8th 5-year प्लान, 8th 5-year प्लान का टाइमलाइन आप देख सकते हो 1992 से 1997. बेस्ट टाइमलाइन था ये इंडियन इकोनॉमी का. और उस टाइम लीडरशिप किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव. तो देखिए यहाँ मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव का मॉडल से इंस्पायर्ड था. तो मनमोहन सिंह उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ये है. सो यू कैन सी प्रोसेस ऑफ फिजिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म को इनिशिएट किया गया था बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टू प्रिवेंट अनदर मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस. तो हम नहीं चाहते थे कि इन फ्यूचर अब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो और हम फेस न कर पाए, तो हम एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ आए थे. सो ये स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं यहाँ क्या था, टू इंक्रीज द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट टू 7.5%. ये फर्स्ट इंडिकेटिव और मार्केट फाइनेंसिंग प्लान भी था. इंप्रूवमेंट था इन ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट. एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंक्रीज हो चुका था. सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका था. कैसे नहीं होता, जो हमारा क्लोज इकोनॉमी था, अब वो क्या हो चुका था? ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी होने की वजह से हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाया था, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी होने की वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके थे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर ही थे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर थे, जो लाइसेंस की जरूरत थी. बाकी सब प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हो चुका था, और बहुत सारे डी लाइसेंस कर दिए थे. तो प्राइवेटाइजेशन का रोल भी शुरू हो चुका था अब. और आप देख सकते हो जो फेमा एक्ट थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट.
और यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाया गया और काफ़ी चीज़ों को क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर हैंड इन हैंड थ्रू वर्क करना शुरू कर दिए गए थे। तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, डिसेंट्रलाइजेशन किए बहुत सारे पावर्स को लेकर। So in this plan, the top priority was given to development of human resources, that is employment, education and public health. So you can see employment, education, public health पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, human resource भी बहुत अच्छे प्रायोरिटी लिस्ट पे थी. So during this plan, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया and this plan was successful and annual growth rate इनका देखिए 6.8 जबकि टारगेट 5.6 ही था. एक बहुत ही अच्छा टाइमलाइन इंडिया का चल रहा था ये 8 5 year प्लान. Ninth 5 year plan, so its duration was from like 1997 to 2002. Also हम लीडरशिप किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी. So इनका जो फोकस था वो था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी. तो बहुत अच्छे से इनका भी टाइमलाइन चल रहा था और इस दौरान परस्यू किया गया था द पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, इंश्योर किया गया था फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, SC ST OBC एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को भी प्रोवाइड किया गया था और क्रिएट किया गया था लिबरल मार्केट फॉर इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. So it was launched in 50th year of independence of India. So this plan failed to achieve growth target जो था 7%, अचीवमेंट देखिए कम हो गया था 5.6%. जबकि पॉलिसी बहुत अच्छे थे, फिस्कल कंसोलिडेशन, फूड न्यूट्रिशन, विमेन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लिबरल मार्केट को लेकर. तो आप देख सकते हो ना, एम भी तो था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, लेकिन अचीवमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से टारगेट था. 10th 5 year plan, so it was from 2002 to 2007 under leadership of Atal Bihari Vajpayee and Manmohan Singh. So this plan aimed to double the per capita income of India in the next 10 years. और per capita income मैंने आपको बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं. जो भी टोटल नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी वो एवरेज पे हमें पता चल जाएगा. तो उसी को हमें क्या करना था, डबल करना था. तो 10th 5 year प्लान का जो एम था वो था टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 15% बाय 2012 और साथ में इंक्रीज करना था ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, लोगों के पास सेविंग हो, और सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा. तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था और ग्रोथ टारगेट था 8%, पर अचीवमेंट देख सकते हैं 7.2, काफी क्लोज थे फिर भी हम. तो अच्छा खासा प्लान एंड टाइमलाइन साथ में. 11th 5 year प्लान, तो ड्यूरेशन देख सकते हो 2007 से 2012 और उस टाइम लीडरशिप किसकी थी, मनमोहन सिंह की. ठीक है, फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन. तो मेन थीम था रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ. अब देखिए जब जब मनमोहन सिंह आए हैं इकोनॉमिक कंडीशन और अच्छी होती गई है, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे. सो यू कैन सी उस टाइम जो थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें कुछ टॉपिक को फोकस किया गया था कोर सब्जेक्ट लेकर, लाइक प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009, रिड्यूस मालन्यूट्रिशन 0.23 के ग्रुप में, रिड्यूस अनीमिया. अनीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो एनीमिक हो जाता है पर्सन. ठीक है, सो स्पेशली विमेन एंड गर्ल्स में ज्यादा होता है, 50% इसको रिड्यूस करना था. सो रिड्यूस करना था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग एजुकेटेड हो जाते थे बट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, तो जॉब क्रिएट करने का था इस टाइमलाइन में. सो रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, यानी कि बच्चे स्कूल में एनरोल तो हो जाते थे लेकिन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, सोसाइटल रीजंस की वजह से ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता था, तो उसे रिड्यूस करना था ताकि एजुकेशन अच्छे से ले पाए विदाउट एनी हर्डल्स. इंश्योर था ऑल वेदर रोड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2009. वो तो आप देख सकते हो क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं 2020 में, तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें अच्छे से तो नहीं हो पाई जिस हिसाब से बताया गया था. इंक्रीज करना था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 5% पॉइंट, ट्रीट ऑल अर्बन वेस्ट वाटर बाय 2011 एंड 12 टू क्लीन रिवर वाटर्स. तो अच्छे खासे थीम थे, बट आप प्रेजेंट में अगर ये पढ़ रहे हैं चैप्टर तो आपको पता है कि इस पे वर्क कितना किया गया है. ठीक है,
It achieved a growth rate of 8% against a target of 9% growth. 12th 5-year plan. 12th 5-year plan आप देख सकते हो 2012 to 2017, लेकिन ये 2017 तक बस नाम का ही था, क्योंकि 2015 में जैसे ही मोदी सरकार आ जाते हैं ना, तो ये जो 12th 5-year plan आप देखते हो, ये 12th 5-year plan हट जाती है, और हटती नहीं है, इनडायरेक्टली वीक है, और उसके जगह क्या आ जाता है, नीति आयोग। तो 12th 5-year plan आप देख सकते हो कि इसका मेन थीम क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके थीम पे, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फोकस एरिया इनका था एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्स, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो बहुत सारे टॉपिक है फोकस एरिया में। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि ये टाइमलाइन शुरू हुआ था, 12 5-year प्लान बहुत अच्छा था, क्योंकि कांग्रेस टाइमलाइन शुरू था, लेकिन सडनली गवर्नमेंट स्विच होती है इन 2014 और आती है क्या, थ्रू इलेक्शन बीजेपी, यानी एनडीए गवर्नमेंट। आई शुड नॉट से ओनली बीजेपी, इट इज अलायंस। सो एनडीए गवर्नमेंट आ गई, और एनडीए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को स्विच करके एक नया नाम दे दिया, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है, हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे, पर अभी आप देख लीजिए कि स्विच हो गया। तो आपको याद है मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में बता दिया था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण ये स्विच हो सकता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती ना, तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू ही स्विच हो पाता, एक नया नाम या नया प्रोसेस। पर यहाँ ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हेडिंग में होने की वजह से प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है। सो इसका ग्रोथ रेट टारगेट क्या था, 8%, लेकिन अचीवमेंट क्या है, ये कुछ अपडेट ही नहीं हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट का कहना था कि प्लानिंग कमीशन में टारगेट्स एंड अचीवमेंट के जो चीजें दिखाई जाती है वो उतना एक्यूरेट नहीं दिखता है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से एक नया प्लान को रिफॉर्म के थ्रू लाया और उसको नाम दे दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ये स्लाइड में आप देख सकते हो, मैंने एक नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता दिया है। सो प्लानिंग कमीशन बहुत पहले बना था, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वही नीति आयोग को क्या टर्म दे दिया, एक थिंक टैंक है, ठीक है, जिसमें सब एडवाइस करेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है, ठीक है। और आप देख सकते हो प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्टाइज लोग लिमिटेड थे, और वही नीति आयोग में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज लोग को मेंबरशिप दिया जाएगा। प्लानिंग कमीशन में स्टेट पार्टिसिपेटेड एज स्पेक्टेटर्स इन एनुअल प्लान मीटिंग्स, लेकिन नीति आयोग में इट सर्व्स एज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एज स्टेट आर इक्वल पार्टनर्स। स्टेट को प्रेफरेंस भी ज्यादा दिया गया है। प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड टू यूजुअल प्रोसेस, लेकिन नीति आयोग में सेक्रेटरीज टू बी नोन एज सीईओ, उसको कौन लाएगा, प्राइम मिनिस्टर। सो यू कैन से प्लानिंग कमीशन इट फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी कि सेंटर जो प्लान देगा वो डिसेंट्रलाइज पावर के थ्रू प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन नीति आयोग ने फॉलो किया बॉटम अप अप्रोच, यानी कि सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम है उसको वो पहले सर्वे करते हैं और उसके हिसाब से वो प्लान बनाते हैं। और प्लानिंग कमीशन में कहता है प्लान बनाते थे, उसके बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते थे, तो सर्वे वाला प्रोसेस नहीं था। लेकिन नीति आयोग में पूरा ध्यान देंगे कि सोसाइटी को क्या चाहिए। In fact, you can say Planning Commission imposed policies on state and tied allocation of funds with projects it's approved. और वही नीति आयोग में does not possess mandate to impose policy, या mandatory था कि स्टेट को ये करना है, और वही नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं था। प्लानिंग कमीशन में आप देख सकते हैं it had power to allocate funds to ministers and state government. वही नीति आयोग में does not have powers to allocate funds which are vested in finance minister. तो आप देख सकते हो नीति आयोग को काफी रिफॉर्म के थ्रू लाया गया अगेंस्ट प्लानिंग कमीशन, और इसलिए अब नीति आयोग फिलहाल जब तक एनडीए गवर्नमेंट है चलती रहेगी, बाद में अगर कोई और गवर्नमेंट आ गई तो शायद फिर से चेंज ना हो जाए। सो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। अब दोनों के लीडर कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।